दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी राय देने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफी सारे ऐसे अनुभवों को प्राप्त किया है जो कि टाइम के साथ ही मनुष्य को आते हैं और इसी के चलते वो अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं ताकि इन्हें आगे चलकर उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जो कि उन्होंने किया है। लेकिन बच्चे जैसे ही अपनी टीन एज में पहुंचते हैं तो उनका खून गर्म होता है और उन्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं कि उनके सामने कौन है, वो क्या बोल रहा है और जो कुछ वो बोल रहा है वो उनके काम का भी है या नहीं। और ऐसे में काफी सारे बच्चे अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं और उस दबी हुई सिचुएशन से बाहर निकलने का जो वो तरीका अपनाते हैं तो काफी बार उसका परिणाम काफी ज्यादा भयंकर सामने आता है, जैसा कि आज हम लोग देखने भी वाले हैं। लेकिन पहेलियां ना बुझाते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया केस। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरह के काफी सारे सोल्ड, अनसोल्ड और क्राइम रिलेटेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। 15 अप्रैल 1975 जॉर्जिया यूएसए। ये वो जगह थी जहां पर जार्मेका व्हाइटहेड, जिसे निकी के नाम से भी जाना करते थे वो लोग, उसका जन्म हुआ। इस टाइम ये किसी नॉर्मल माहौल में पैदा नहीं हुई, जबकि इसकी माँ इस टाइम जेल में थी। इसकी माँ लिंडा को बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड करने, कार चोरी करने और इसके अलावा काफी सारी रोबरी करने के चक्कर में जेल में डाला गया था। निकी अब इसके साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि निकी ने तो कोई गलती की ही नहीं, तो उसे उसकी नानी डेला के पास पहुंचा दिया गया। उसकी नानी ने उसकी परवरिश की, पूरे तरीके से उसका ध्यान रखा और जो कुछ भी निकी को चाहिए था उन सब चीजों की उसने उसके लिए कभी भी कमी नहीं छोड़ी। पैसों की हो, कपड़ों की हो या फिर किसी और चीज की हो, तो उसे कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और यही कारण है कि निकी अब ड्रिंक करने लगी थी, ड्रग्स लेने लगी थी, नाइट आउट करने लगी थी और इसके साथ साथ ही उसने अपने काफी सारे बॉयफ्रेंड भी बना लिए थे। वो उनके साथ रातों को बाहर पार्टी किया करती थी, नाइट आउट किया करती थी और सारा का सारा टाइम उन लोगों के साथ बिताने लगती। उसकी नानी ने उसके ऊपर कभी भी इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं बरती कि वो कहां पर जा रही है और वो कब तक वापस आएगी और इसी तरह की और पाबंदी। निकी अपने घर की तरफ से अब पूरी तरह से आजाद थी और ये सब चीजें वो कर रही थी, तो इसका रिजल्ट भी उसके सामने कुछ इस तरह से आया कि 1993 में वो प्रेग्नेंट हो गई। काफी सारे लोगों ने उसे ये बात बोली कि तुम्हें एबॉर्शन करवा लेना चाहिए, लेकिन निकी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसके पेट में ट्विंस बच्चे पल रहे हैं। निकी को कोई अंदाजा नहीं था कि इन बच्चों के पिता कौन हैं और अब वो आगे चलकर अपनी जिंदगी में क्या करने वाली है। देखते ही देखते इन बच्चों का जन्म भी होता है और ये थी दो छोटी छोटी बच्चियां जिसका नाम उन लोगों ने जैस्मिया और तैस्मिया रखा। निकी अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वो इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी कि सारे के सारे राइट डिसीजन ले, तो उसने अपनी नानी डेला से कहा कि आपने जिस तरह से मुझे पाला है प्लीज आप इन्हें भी पाल लीजिए क्योंकि जिंदगी बिताने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और मैं अब बाहर जा रही हूँ, कोई ना कोई ऐसा काम धंधा देखूंगी जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं और इतने पैसे तो कम से कम कमा ही सकूं कि मैं अपने बच्चियों का बड़े ही आराम से पालन पोषण कर सकूं। डेला ने भी कहा कि बेटा चलो ठीक है, जो भी तुमसे गलती हुई है और अब जो हमारे हालात हैं तो मैं इनका ध्यान बड़े ही आराम से रखूंगी, तुम अपना ध्यान रखना और जहां पर भी तुम जाओ वहां पर बड़े ही आराम से काम करना। निकी दूसरे शहर जाकर जॉब ढूंढने लगती है और वहां पर उसे जिस भी तरह की कोई नौकरी मिली उसने वहां पर काम करना शुरू किया। सन 2000 तक वो काफी सारे पैसे कमा लेती है और पैसे कमाने के बाद उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि मुझे एक छोटा सा घर खरीदना है, वहां पर मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ रखूंगी और देखा जाए तो हमारा एक खुशहाल परिवार रहेगा। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात रॉबर्ट हाउस नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि एक ट्रक ड्राइवर था और कुछ दिनों तक वो लोग आपस में टाइम बिताने के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग आगे चलकर रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। रॉबर्ट इस टाइम 55 साल का था और निकी के मुकाबले वो लगभग दोगुने उम्र का था, लेकिन उन दोनों के विचार आपस में काफी ज्यादा मिल गए और उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग रिलेशन में आकर इस तरह आपस में मिलजुल कर रहेंगे। रॉबर्ट को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि
इसके पहले भी 2 बच्चे हैं और उसने यही बात बोली कि कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चों को भी यहाँ पर ले आओ और पहले से ही मेरे पास घर मौजूद है। निकी डेला के पास पहुंची और उसके पास जाकर उसने बताया कि इस तरह मुझे रॉबर्ट नाम का ये व्यक्ति मिला है जो कि मेरी काफी ज्यादा केयर करता है और अब अगर देखा जाए तो हम लोग रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लेकिन अब मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। डेला ने कहा कि मैं इन्हें इतने दिनों से पाल रही हूँ, पहले मैंने तुम्हें भी पाला, लेकिन अब तुम इन्हें लेकर चली जाओगी तो मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी और जो भी हो मैं इन दोनों बच्चियों को तुम्हें नहीं देने वाली। निकी ने डेला से काफी ज्यादा समझाया कि काफी दिनों बाद मुझे अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल रहा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मुझे वापस इन्हें लौटा दीजिए और अपने आप को आप अकेला बिल्कुल भी मत समझिए, हम लोग बीच बीच में आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। डेला ने भी ये बात सोची कि अगर असल में देखा जाए तो ये बच्चे इसी के हैं और मैं अपने लिए निक्की की बेटियों को उनकी माँ से अलग क्यों करूं, तो वो भी इस बात के लिए राजी हो गई कि चलो ठीक है तुम इन्हें ले जाओ, लेकिन बीच बीच में मिलने के लिए आते रहना क्योंकि अब मुझसे अकेला रहना सहन नहीं हो पाएगा। ये बात बोलकर निक्की अपनी दोनों बेटियों तासमिया और जासमिया को लेकर जॉन के घर पर जा पहुंची और उनका आपस में इंट्रोडक्शन करवाया कि ये तासमिया और जासमिया हैं और इसे अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे स्टेप डैड हैं जिसके साथ अब हम लोग रहने ही वाले हैं। लेकिन तस्मिया और जैस्मिया इस माहौल को बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये एक बिल्कुल नया घर था और अगर उसकी माँ को भी देखा जाए तो वो उनसे भी लगभग 1 हफ्ते पहले ही मिली थी और दूसरी तरफ उनका जो ये नया पिता है उसे तो वो लोग जानती ही नहीं। वो लोग अपने नए घर में आ जरूर गए लेकिन वहां पर आने के बाद वो पूरी तरीके से अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उन लोगों को अपनी नानी की काफी ज्यादा याद आ रही थी लेकिन वो बेचारी करती भी तो करती क्या। अब उन दोनों बच्चियों का जब घर पर मन नहीं लगता क्योंकि घर पर कोई पहचान वाला तो है ही नहीं, मोम है वो भी 1 हफ्ते पहले ही पैदा हुई हैं और पिता की बात की जाए तो आज ही पता चला कि ये हमारे पिता हैं और ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना बाहर बिताने लगी। लेकिन निकी को ये बात उन लड़कियों की पसंद नहीं आई और उन्हें डिसिप्लिन सिखाना शुरू किया कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पर बिताना चाहिए और जितना भी हो हमें आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। इसके अलावा भी जब वो लड़कियां जब अपने नानी के यहाँ पर थी तो वो वहां पर खुलकर अपना टाइम बिताती थी और वो अपनी नानी को बचपन से ही जानती थी तो वो दोनों ही उसके साथ टाइम बिताने में किसी भी तरह से नहीं झिझकती थी। लेकिन ये दोनों ही बंदे बिल्कुल नए हैं जो कि इस बात को बोल रहे हैं कि वो उनके माता पिता हैं, तो ऐसे माहौल में उनको घुटन महसूस होने लगी। निकी अपनी दोनों हुई बेटियों को बात बात पर टोका करती थी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उन दोनों लड़कियों को अगर देखा जाए तो वो इस तरह के किसी भी दिखावे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी क्योंकि उसकी नानी के घर पर वो लोग बिल्कुल खुलकर जी रही थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। क्योंकि उसकी माँ निकी को भी उसकी नानी ने कभी इस बात के लिए नहीं टोका था कि बेटा तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम क्या कर रही हो, रात को घर पर लेट क्यों आ रही हो। और ऐसा ही माहौल उन दोनों लड़कियों ने भी वहां पर महसूस किया था और अब निकी के पास आते ही वो पूरी तरीके से उन्हें अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। इसी तरह 4 से 5 साल और भी बीतते हैं लेकिन इतने सालों बाद भी उनके अपने माता पिता के साथ कोई ऐसे संबंध नहीं बन पाए जिससे वो लोग फ्रैंक होकर आपस में एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकें। वो दोनों ही लड़कियां अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम घर से बाहर बिताया करती थी। स्कूल में उन्होंने काफी सारे दोस्त बना लिए थे और अगर उन दोनों को ही देखा जाए तो वो एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक थी और ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो तस्मिया को पता हो और जैस्मिया को ना पता हो। स्कूल में उनके काफी सारे दोस्त थे तो वो उनके साथ स्कूल में टाइम बिताते और इसके बाद जब वो लोग घर पर आ जाते तो शाम को वो फिर से अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ते और उन्हीं के साथ रात को पार्टी भी किया करते थे। लेकिन निकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि ये लड़कियां रात को बाहर रुकती हैं और अपने दोस्तों के साथ किसी तरह की ड्रिंक वगैरह करें या फिर पार्टी वगैरह करें। लेकिन वो दोनों ही लड़कियां निकी की इन बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करती और वो बाहर जाकर इसी तरह पार्टी करती रहती हैं। जब निकी ने उनका बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया तो उन्होंने निकी से कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम हमें बाहर नहीं भेजना चाहती तो हम लोग जाकर सो रहे हैं। और निकी उन्हें उनके कमरे में भेजकर खुद भी सोने के लिए चली जाती। लेकिन वो दोनों ही लड़कियां अपने घर पर कहां रुकने वाली थी, वो खिड़कियों से कूदकर बाहर पार्टी के लिए जाने लगी। और इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं और अब उनके लिए पार्टी करना, ड्रिंक करना, किसी तरह की ड्रग्स लेना, काफी सारे बॉयफ्रेंड बनाना और उनके साथ पूरा का पूरा दिन फोन पर मैसेजेस करना बिल्कुल आम बात हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही निकी को पता चला कि उसकी दोनों बेटियां ये सारे के सारे कारनामे रच रही हैं तो उसने
उसने उन्हें धमकाना शुरू किया, क्योंकि निकी को इन सारी चीजों का फ्यूचर पता था और ऐसा ही कुछ वो अपनी जिंदगी में कर चुकी थी और उसी का परिणाम अब वो भुगत रही थी। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आगे चलकर इसकी बेटियों को इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो वो उन्हें काफी ज्यादा समझाती, लेकिन उसकी बेटी इस बात को बिल्कुल साफ इनकार कर देती कि आप हमारी मोम हैं और काफी सालों बाद हम आपसे मिले हैं, तो प्लीज आप हमारी सिर्फ मोम बनकर रहिए, हमारे ऊपर ज्यादा कानून मत झाड़िए। वो दोनों ही लड़कियां अपनी टीनेज में आ चुकी थी और टीनेज में आते ही आप लोग भी जानते हैं कि बच्चा काफी ज्यादा इमोशनली तौर पर चेंज होने लगता है और उसके शरीर में अगर हार्मोन्स को देखा जाए तो उनमें भी काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं। इसके साथ साथ उनका लाइफस्टाइल अगर देखा जाए या फिर बॉडी पोस्चर को देखा जाए तो वो इसी टाइम पीरियड में चेंज होने लगता है और ऐसा ही कुछ जास्मिया और तास्मिया के साथ हो रहा था। काफी सारे चेंजेस तो हो ही रहे थे और इसके अलावा उनके बिल्कुल एक नया घर बदल चुका था, नए नए पेरेंट्स आ चुके थे जिन्हें वो पहले कभी जानती ही नहीं थी और इन सभी चीजों का वो लड़कियां सामना कर रही थी जिसका कोई अंदाजा नहीं था कि इन चीजों को उन्हें किस तरह से फेस करना चाहिए। एक रात ऐसी भी आई जब निक्की ने पुलिस में कॉल किया और बताया कि इस तरह मेरी बच्ची घर पर नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई है और अभी वो रात में जाने के लिए काफी ज्यादा छोटी है। जरा सुनिए इस एक्चुअल कॉल रिकॉर्डिंग को। Conyers 911, where's your emergency? I just woke up and my daughter is gone at the house. How old is your daughter? Oh Lord, 13. पुलिस उनके घर पर पहुंचती है और वहां पर जाकर उस लड़की के बारे में नॉर्मल बातें पूछती हैं। I talked with the girls at great length, trying to figure out what was going on. I actually went in the bedroom with the girls. They had a closet full of beautiful name brand clothes, beautiful shoes. Their hair was immaculate. I mean, these girls really had a good home. जिसके बाद वो वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उस पुलिस ऑफिसर को इस बात की आवाज आने लगती है कि इनके घर पर काफी ज्यादा भयंकर लड़ाई हो चुकी है। वो वापस जाती है और घर पर जाकर जब उसने देखा तो उसने पाया कि जो घर से गई थी वो तास्मिया थी और अब जो जास्मिया घर पर रह चुकी थी वो अपनी माँ के साथ लड़ाई कर रही है कि आखिरकार आप हम लोगों से चाहती क्या हैं? आपने अपनी पूरी जिंदगी बड़े ही मजे से बिताई है, लेकिन अब हमारे टाइम को देखा जाए तो आप हमारे पीछे पड़ी हुई हैं और बड़े बड़े लेक्चर दे रही हैं। पुलिस इंस्पेक्टर इन सभी मामलों को अपने सामने देख रही थी और उन दोनों के बीच सुलह करवाने के बाद उसकी लड़की को जाकर ढूंढते हैं और जब वो मिल गई तो उसे उनके घर पर पहुंचा देते हैं। तास्मिया और जास्मिया जैसे ही 15 साल की हुई तो अभी तक वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में जाती जा रही थी कि पता नहीं हमारी माँ हमसे क्या चाहती है। और घर वालों के इतना ज्यादा बर्डन करने के बाद, प्रेशर में आने के बाद तास्मिया की माँ ने तास्मिया को काफी बार ऐसी हालत में देखा जब वो खुद को ही काफी ज्यादा इंजर्ड करने पर तुली हुई थी। वो चाकू को लेकर अपने आप को उसे मारते हुए मिलती। इसके अलावा भी उसने काफी सारे ऐसे कारनामे रचे थे जिसके आखिरी पॉइंट पर आकर उसकी माँ ने उसे बचा लिया। निकी एक तरफ तास्मिया को तो संभाल ही रही थी कि दूसरी तरफ उसे पता चला कि जास्मिया पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई है। जब वो वहां पर जाकर उसके बारे में छानबीन करने लगती है कि आखिरकार मेरी बेटी कहां पर है, तो उसे पता चला कि वो पिछले एक हफ्ते से स्कूल के टाइम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए चली जाया करती थी और वो लोग पूरा दिन बाहर मस्ती के नाम पर इधर से उधर घूमते रहा करते थे। और निकी ने जब आखिरी टाइम जास्मिया को देखा तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रूम में लेटी हुई थी। उसने उसे पकड़ा और अपने साथ पकड़कर अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया और उसे अपने घर पर लेकर जाने लगी। लेकिन रास्ते में ही जब उसे वो समझा रही थी कि बेटा जो कुछ तुम आज कर रही हो ये सारी की सारी चीजें मैं पहले ही कर चुकी हूँ और इसका जो परिणाम आने वाला है वो काफी ज्यादा भयंकर है, तो तास्मिया इससे आग बबूला हो उठी और उसने चलती गाड़ी से ही नीचे छलांग लगा दी। उसे चोटें आई लेकिन उसकी माँ ने उसकी चोटों को ठीक करवाया, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और जैसे भी उसे दवाई दिलवानी थी उसे दवाई दिलवाकर उसे घर पर पहुंचाया। 2008 का टाइम आ चुका था लेकिन ये लड़कियां अभी भी ये सारे के सारे कारनामे रच रही थी। तो एक दिन ऐसी ही हालत में निकी ने फिर से पुलिस के पास कॉल किया और बताया कि मेरे घर पर जो ये लड़कियां मौजूद हैं कि ये काफी ज्यादा जानलेवा काम कर रही हैं और हो ना हो इसमें इन लोगों की जान चली जाएगी। ये मामला काफी ज्यादा अटपटा होता जा रहा था तो इस केस को पुलिस ने नहीं जबकि कोर्ट ने संभाला और वहां पर जाने के बाद जज ने भी उन दोनों लड़कियों से यही बात पूछी कि तुम चाहती क्या हो, और उन्होंने ये बात साफ साफ बोल दी कि हम लोग इस
फैमिली में बिल्कुल भी सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज हम लोगों को वापस हमारी नानी के पास भेज दीजिए। अब तक इनकी नानी 79 साल की हो चुकी थी और जैसे ही वो अपना सारा का सारा बोरिया बिस्तर उठाकर अपनी नानी के घर पर पहुंचती हैं, तो उनकी नानी ने भी कहा कि बेटा अब तुम यहाँ पर मेरे पास आई हो, मैं काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ और अगर देखा जाए तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी। लेकिन वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश थी और उन्होंने कहा कि नानी आपको हमारा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं और हम ही आपका ख्याल रखेंगे। तास्मिया और जैस्मिया दोनों ही अपनी नानी के घर पर जाकर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब अगर उन्हें देखा जाए तो रोकने वाला कोई नहीं था, टोकने वाला कोई नहीं था। जब भी वो अपने घर से जाना चाहें जा सकती थी और पार्टी जिस टाइम तक करना चाहें कर सकती थी। रात को भी अगर वो जाना चाहें किसी दोस्त के साथ तो उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। इस बात को लेकर उसकी नानी भी काफी ज्यादा परेशान रहने लगी कि पता नहीं ये लड़कियां कभी कभार तो एक एक हफ्ते तक गायब हो जाती हैं और पीछे से अगर देखा जाए तो मुझे इनकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये वापस भी आ जाती हैं। ऐसा इनका कौन सा बिजनेस चल रहा है, सिर्फ पढ़ाई ही तो कर रही हैं। और वहां पर कुछ दिनों तक टाइम बिताने के बाद आखिरकार उसकी नानी ने भी पुलिस के पास वापस कॉल किया और उन्हें बताया कि बेटा जो ये तुम लड़कियां मेरे पास छोड़कर गए हो ये तो काफी ज्यादा शरारती हो चुकी हैं और ये मेरे कंट्रोल की नहीं है, तो प्लीज इन्हें इनकी माँ तक पहुंचा दो, हो सकता है वही इनका ख्याल रख ले। और इसी तरह ये सारी की सारी बात हो जाने के बाद उन दोनों लड़कियों को यही डिसीजन कोर्ट का आया कि तुम इन बूढ़ी महिला को भी काफी ज्यादा तंग करने लगी हो तो वापिस जाओ और अपनी माँ के साथ ही रहना शुरू करो। निकी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थी कि वापस इसकी बेटियां इसके पास आ रही हैं और हो सकता है अब वो उनके साथ आराम से रहने लगे। लेकिन वो दोनों वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इसके अलावा उनके पास और ठिकाना भी नहीं था, तो वो वहीं पर चली जाती हैं और लगभग एक हफ्ते तक बड़े ही शांति से सब कुछ चलता है। जिसके बाद एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर वहां से अपनी गश्त लगाकर जा रहे थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर हमें जाकर थोड़ा चेक करना चाहिए कि आखिरकार अब उन दोनों लड़कियों का क्या हाल है और क्या वो सुधरी या फिर नहीं। और जैसे ही उन लोगों ने घर में एंट्री की तो उन्होंने पाया कि वो दोनों लड़कियां अभी अभी स्कूल से आई हैं और शायद अब ये सुधर गई होंगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और अंदर घुसते हैं तो उन्होंने पाया कि ये दोनों लड़कियां अब रो रही हैं और देखा जाए निकी को तो वो घर में दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा और आगे जब वो बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर काफी सारा खून दिखाई देने लगा और उन्होंने जब उन लड़कियों से पूछा कि यहाँ पर क्या चल रहा है तो उन दोनों ने जवाब दिया कि पता नहीं कौन था, शायद यहाँ पर लूटपाट के लिए आया था या फिर क्या करने के लिए यहाँ पर आया था, या फिर हमारी माँ का कोई पुराना दुश्मन था, उसने यहाँ पर आकर हमारी माँ की जान ले ली। पुलिस इस बात को देखकर काफी ज्यादा दंग रह गई कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। दूसरी तरफ अगर रॉबर्ट को देखा जाए तो वो एक ट्रक ड्राइवर था जो कि 3 से 4 दिनों बाद वापस अपने घर पर आ पाता था और वो भी इस टाइम घर पर नहीं था। पुलिस उन दोनों ही लड़कियों को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई और इसके साथ ही निकी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब वो लोग बनाते उससे पहले ही उन लोगों ने देखा कि इसके ऊपर तेज धारदार हथियार के साथ काफी सारे हमले किए गए हैं। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले जा भी चुकी थी और वहां पर जाने के बाद पुलिस ने सबसे पहले तो यही बात सोची कि हाँ ये अभी अभी हमारे सामने ही घर पर पहुंची थी, इन लोगों ने अपना स्कूल बैग भी नहीं उतारा था और इनकी माँ की हत्या हो चुकी थी, तो जरूर इसके पीछे इनका तो हाथ नहीं हो सकता। तो उन लोगों ने पूछना शुरू किया कि तुम लोग स्कूल किस टाइम गए थे और ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि आपकी माँ के ऊपर हमला कर सकता है। तो उन दोनों ने ही साफ इनकार कर दिया कि हमें इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं। पुलिस वापस उनके घर पर जाती है जो कि पूरे तरीके से क्राइम सीन बनाकर बंद कर दिया गया था और वहां से मेन एविडेंस उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उन्हें ना तो कोई फिंगरप्रिंट मिला और ना ही कोई ऐसी और चीज जिससे वो लोग अंदाजा लगा सके कि आखिरकार इसके कत्ल के पीछे कौन है। लेकिन वहां से उन्हें तास्मिया का एक दस्ताना जरूर मिला जिसके ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ था और तास्मिया के दस्ताने को देखते ही उन लोगों के दिमाग में डाउट होना शुरू हो गया। वो लोग तुरंत वाश बेसिन के पास पहुंचते हैं और वहां से जब उन लोगों ने थोड़े सैंपल उठाए तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ से थोड़ा खून बह चुका है और उसके बाद इस वाश बेसिन की सफाई की गई है। इसके अलावा एक जोड़ी जूते ऐसे भी मिले जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और वो दूसरे कमरे में रखे गए थे। पुलिस के दिमाग में यही सवाल आया कि ऐसा कौन सा कातिल होगा जो कि पहले तो मारेगा वो भी तास्मिया के दस्ताने को पहनकर और
और उसके बाद जाकर इनके वॉश बेसिन की सफाई करेगा ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का ब्लड स्पॉट ना रह जाए। और इसके अलावा जो घर के जूते थे जो कि खून में भीग चुके थे उन्हें ले जाकर एक दूसरे कमरे में रखेगा। तो पुलिस का शक उन दोनों बहनों के ऊपर ही जाता है और उन्होंने पूछा कि चलो ठीक है, तुम लोग आज स्कूल गए थे तो बताओ कि तुम किस टाइम स्कूल गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग लगभग 7:30 बजे घर से निकले और लगभग 8:30 के आसपास स्कूल पहुंच गए। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज स्कूल की देखी गई तो वहां पर पता चला कि ये तो लगभग 10:40 पर जाकर स्कूल पहुंची हैं और इसके बीच ये कहां पर थी। और ये बात भी साफ हो चुकी थी कि ये झूठ बोल रही हैं। एक तरफ जब निकी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो उसके दांतों में 3 से 4 बाल भी मिले जो कि काफी लंबे थे और इस बात को साफ कर रहे थे कि इसे जो मारने वाला है वो जरूर कोई लड़की रही होगी। पुलिस जब वहां पर बैठकर उससे पूछताछ कर रही थी तो पुलिस की इस बात पर भी नजर गई कि जो तासमिया का हाथ था वहां पर किसी ने काटने की कोशिश की है। और ये सारी की सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि जरूर ये दोनों बहनें इस कत्ल के पीछे हो सकती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ डीएनए रिपोर्ट भी आई कि किसके वो बाल थे और ये सारे के सारे सबूत जब पुलिस के सामने आए तो उन्होंने जाकर उन दोनों लड़कियों से पूछताछ करनी शुरू की क्योंकि जो वो बाल थे वो इन लड़कियों के ही थे। और सारे के सारे सबूत जब उन लोगों के सामने उन्होंने रखे तो वो लड़की भी मान लेती हैं कि हाँ, इस कत्ल के पीछे वो दोनों ही हैं। I could tell I'm not that big, so when she bit me, she latched on to me, and I'm trying to get her off of me because it hurts. I'm trying to punch her, I guess, and I think Taz. पुलिस ने पूछा कि चलो ठीक है, तुम ही इसके पीछे हो, लेकिन आखिरकार ये तुमने क्यों किया। तो उन्होंने बताया कि हम लोग अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा पहले ही तंग आ चुके थे, वो बात बात पर हम पर रोका टोकी किया करती थी और आज की अगर देखी जाए बात सुबह सुबह की तो वो हमें 6 बजे ही उठाने लगती हैं। और उन्होंने कहा कि जल्दी से खड़े हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। लेकिन हम स्कूल कहाँ जाने वाले थे, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 9 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन हमारी माँ को ये बात कौन समझाए। और इसी बात से सुबह सुबह लड़ाई शुरू हुई और इसी लड़ाई के चलते हम लोगों के बीच मारापीटी शुरू हो गई और बीच में ही हम दो थी, वो अकेली थी। तो हम में से एक जाकर किचन में से चाकू लाती है और उसके बाद उन दोनों ने ही अपनी माँ का बड़े ही बुरे तरीके से कत्ल कर दिया। और जब वो लोग उसके ऊपर हमला कर रही थी तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर आखिरकार उसे मार डाला। लेकिन मारने के बाद इन लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा था इन्होंने ये सब क्या कर दिया। पहले तो इन्होंने यही सोचा कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन उसके बाद इन्हें इस बात का तो पता ही था कि अगर हम लोगों ने किसी को मारा है तो हमें जेल जाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए इन्होंने वहां पर सारी जगह पर सफाई की और जाकर वॉश बेसिन में भी सफाई की और उसके बाद ये स्कूल चली जाती हैं। उसके बाद ये वापिस आती हैं और वापिस आकर इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करती, पुलिस ही अपने आप वहां पर आ चुकी थी। इनकी बातों को सुनकर इन्हें तुरंत कोर्ट में पहुंचाया गया और कोर्ट में इन्हें 30 साल की सजा मिली, वो भी बिना किसी पैरोल के। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट मुस्कान ठाकुर को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।